नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत देखने जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज के हिसाब से आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, जिसमें हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1847 में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो वर्तमान में है आईआईटी रुड़की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है गंगा नदी के तट पर आईआईटी रुड़की, जिसकी स्थापना हुई है 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आईआईटी रुड़की 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आईआईटी रुड़की की स्थापना की गई। यह है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, 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 जिसका पहले नाम था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। वर्तमान में है ये आईआईटी रुड़की, वर्तमान में यह है आईआईटी रुड़की। इसकी स्थापना किया है लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है शिमला। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिमला को बनाया गया भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी। यह है पाकिस्तान। शिमला को बनाया गया भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया शिमला को, और साथ ही साथ इसे बनाया गया सेना का मुख्यालय, सेना का मुख्यालय शिमला को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा सेना का मुख्यालय बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मेरठ में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मेरठ में बनाया गया तोप खाने का मुख्यालय, मेरठ में बनाया गया तोप खाने का मुख्यालय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मेरठ में बनाया गया तोप खाने का मुख्यालय, तोप खाने का मुख्यालय। ध्यान दीजिएगा, मेरठ को बनाया गया तोप खाने का मुख्यालय। यह है तोप खाने का मुख्यालय। इसके बाद आगे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। हड़प नीति का प्रथम प्रयोग किया गया सतारा रियासत में, और हड़प नीति के तहत 1848 में सतारा रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। इस प्रकार से हड़प नीति के तहत सतारा रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य विलय करके बनाया गया। हड़प नीति के तहत
ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने वाला पहला रियासत जो कि था सतारा रियासत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प नीति का प्रतिपादन किया है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस समय भारत की राजधानी थी कोलकाता। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत 1848 में हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। हड़प नीति के दो प्रकार होते हैं। यदि बलपूर्वक युद्ध के द्वारा किसी रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो उसे हड़प नीति के तहत कहा गया कुशासन नीति, जो कि हड़प नीति का ही एक भाग है। अर्थात युद्ध के द्वारा रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। दूसरा इसका प्रकार है गोद प्रथा निषेध नीति। गोद प्रथा निषेध नीति से तात्पर्य है हड़प नीति के अंतर्गत यदि किसी रियासत का कोई उत्तराधिकार ना हो, अर्थात यदि किसी रियासत के शासक का कोई उत्तराधिकार ना हो, उसका कोई वंशज या पुत्र ना हो, तो उस स्थिति में उस रियासत का हड़प नीति के तहत अर्थात गोद प्रथा निषेध नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया 1848 में, और हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने वाला पहला रियासत था सतारा। यह पकड़ना है, सतारा रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ हड़प नीति के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1848 में हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने वाला पहला रियासत ये था सतारा रियासत। 1848 में हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सतारा रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं 1851 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता के दक्षिण में 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डायमंड हार्बर। कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया। 1851 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया, और यह इस प्रकार से है भारत का पहला टेलीग्राम सेवा जिसका प्रारंभ किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1851 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1851 को भारत का पहला टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया। 1852, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है कराची। सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है कराची शहर, पाकिस्तान का कराची में 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। 1852 भारत का पहला डाक टिकट यह जारी किया गया कराची में। भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया कराची में। यह था भारत का
भारत का पहला डाक टिकट, भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 को कराची से। डाक टिकट का प्रारंभ किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, भारत का पहला डाक टिकट 1852 कराची से। ध्यान दीजिएगा 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है मुंबई और यह पकड़ना है ठाणे, यह है ठाणे और यह है मुंबई, यह पकड़ना है मुंबई। भारत का पहला ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला ट्रेन, भारत का पहला ट्रेन चलाया गया मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का पहला ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से ठाणे चलाया गया। 1854 में मुंबई में भारत का पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग की स्थापना किया कावस जी डाबर नाना भाई के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, जिसका नाम था वीविंग एंड स्पिनिंग मिल, वीविंग एंड स्पिनिंग मिल। ध्यान दीजिएगा, यह था भारत का पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग, जिसके संस्थापक है कावस जी डाबर नाना भाई, कावस जी डाबर नाना भाई के द्वारा भारत का पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई 1854 में कावस जी डाबर नाना भाई के द्वारा मुंबई में 1854 को वीविंग एंड स्पिनिंग मिल, भारत का पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई कावस जी डाबर नाना भाई के द्वारा, कावस जी डाबर नाना भाई के द्वारा। आगे ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से 1854 को वुड डिस्पैच नामक नीति का प्रतिपादन किया गया। वुड डिस्पैच नीति का प्रतिपादन किया गया। भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय की शिक्षा तक बनाई गई व्यापक योजना को वुड डिस्पैच नीति कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 को वुड डिस्पैच नीति का प्रतिपादन किया गया। सर चार्ल्स वुड ने महिला शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षा के विकास हेतु तात्कालिक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। उसी घोषणा पत्र के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में शिक्षा के विकास हेतु वुड डिस्पैच नीति का प्रतिपादन किया। अर्थात वुड डिस्पैच नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु एक व्यापक योजना का विकास किया गया। 1854 भारत में शिक्षा के विकास हेतु बनाई गई एक व्यापक योजना। ध्यान दीजिएगा, 1854 में ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शिक्षा के विकास हेतु वुड डिस्पैच नीति का प्रतिपादन किया गया और 1854 में ही
पोस्ट ऑफिस एक्ट का प्रतिपादन किया गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट, ध्यान दीजिएगा, जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना किया गया था 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लेकिन 1854 में डाक विभाग में सुधार हेतु लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पोस्ट ऑफिस एक्ट अर्थात डाक विभाग अधिनियम का प्रतिपादन किया गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं डाक विभाग अधिनियम 1854। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में डाक विभाग अधिनियम या पोस्ट ऑफिस एक्ट को लागू किया गया, लेकिन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में जर्नल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी। डाक विभाग में सुधार हेतु लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 को पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। डाक विभाग में सुधार हेतु लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में डाक विभाग में सुधार हेतु पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और उसे लागू किया गया। 1855 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, लेकिन एक साल बाद 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1855 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, लेकिन 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसे हम कहते हैं PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना का श्रेय जाता है, अर्थात सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी के कार्य है। ध्यान दीजिएगा, 1847 में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो वर्तमान में है IIT रुड़की, की स्थापना की गई। शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा सेना का मुख्यालय बनाया गया। मेरठ को बनाया गया तोपखाने का मुख्यालय। कराची में 1852 में डाक टिकट जारी किया गया, जो कि है भारत का पहला डाक टिकट। 1851 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत का पहला टेलीग्राम सेवा कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच चालू किया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसके तहत 1848 में हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने वाला पहला रियासत था सतारा। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत का पहला ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 1854 में कावस जी डावर नाना भाई के द्वारा वीविंग एंड स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई, जो कि है भारत का पहला आधुनिक वस्त्र उद्योग। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से 1854 में भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु वुड डिस्पैच नीति का प्रतिपादन किया गया। डाक विभाग में सुधार हेतु 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। हालांकि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। अब हम देखने जा रहे हैं भारत के अगले गवर्नर जनरल, जो बनेंगे भारत के पहले वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
अब हम देखते हैं भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यह है हमारा देश भारत। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के बारे में। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। भारत के वायसराय, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग और यही है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। इस समय भारत की राजधानी है कलकत्ता। इस समय भारत की राजधानी है कलकत्ता। 1855 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया, लेकिन इसको एक साल बाद लागू करेंगे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया, लेकिन इस कानून को पारित किया था लॉर्ड डलहौजी ने, अधिनियम को लागू किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिनियम को लागू किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग के ही शासन काल में 1857 में हुआ है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो कि लॉर्ड कैनिंग के ही शासन काल में हुआ है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद इलाहाबादी घोषणा की गई और इस इलाहाबादी घोषणा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि थे लॉर्ड कैनिंग, को बनाया गया ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भारत का पहला वायसराय। तो इस प्रकार से इलाहाबादी घोषणा के तहत 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल का पद परिवर्तित होकर बन जाता है भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहां पर इलाहाबाद में होता है इलाहाबादी घोषणा। इलाहाबाद में होता है इलाहाबादी घोषणा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का एक पत्र
लॉर्ड कैनिंग के नाम भारत पहुंचता है, जिसे कहा जाता है विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इलाहाबाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में आम जनता के समक्ष पढ़ा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इलाहाबादी घोषणा या रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में आम जनता के समक्ष पढ़ा जाता है। इस घोषणा पत्र में रानी विक्टोरिया ने लिखा था कि अब भारत की सम्राट या सम्राज्ञी रानी विक्टोरिया होगी तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके ब्रिटेन के सम्राट या सम्राज्ञी के द्वारा या महारानी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा भारत का वायसराय। तो 1857 की क्रांति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद हुआ है इलाहाबादी घोषणा। यह पकड़ना है, इलाहाबादी घोषणा। इलाहाबादी घोषणा हुआ 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबादी घोषणा, इलाहाबादी घोषणा जो कि था रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। रानी विक्टोरिया के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग के नाम एक पत्र लिखा गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पब्लिक के समक्ष पढ़ा। इस पत्र में लिखा हुआ था, पहला, भारत में सीधा नेतृत्व अर्थात भारत की सम्राज्ञी होगी ब्रिटेन की महारानी अर्थात विक्टोरिया। दूसरा, इलाहाबादी घोषणा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त किया गया, अर्थात भारत के गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित करके कर दिया गया भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। इस प्रकार से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इस प्रकार से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, और हम कह सकते हैं भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय भी हुए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार से भारत के प्रथम वायसराय भी हुए लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबादी घोषणा के तहत भारत में सम्राट रहेंगी, ब्रिटेन से जो शासन करेंगी रानी विक्टोरिया, और रानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि होगा भारत का वायसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। इस प्रकार से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग तथा भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड
कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लागू किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति या विद्रोह, ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं के समय में हुआ है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबादी घोषणा या रानी विक्टोरिया का घोषणा। 1857 को ही बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1857 को बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 को बंबई में बंबई विश्वविद्यालय, बंबई में बंबई विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 को। 1857 को मद्रास में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मद्रास में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 को। और कलकत्ता में 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अर्थात 1857 को 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय। भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। वारेन हेस्टिंग के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था कलकत्ता। अब एक कानून पास किया गया वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कलकत्ता में, जो था 1861 इंडियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पास किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसके तहत जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था उसकी शक्तियों को कम करके इसे बना दिया गया हाई कोर्ट। अर्थात कलकत्ता बन गया भारत का पहला हाई कोर्ट और भारत का सुप्रीम कोर्ट चला गया लंदन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सुप्रीम कोर्ट चला गया लंदन में। तो कलकत्ता बन गया 1861 में ही, 1861 में बन गया कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता बन गया कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि है भारत का पहला, भारत का पहला उच्च न्यायालय। यह है भारत का पहला उच्च न्यायालय। और कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ 2 अन्य न्यायालय बनाए गए। एक है बंबई उच्च न्यायालय, बंबई हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, और मद्रास में बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट। अर्थात 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता, अगला पकड़ना है बंबई उच्च न्यायालय, और तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। इस प्रकार से 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत भारत का पहला उच्च न्यायालय बना कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, और दूसरा बना 1861 में ही बंबई उच्च न्यायालय, और तीसरा बना 1861 में ही मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1861 कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1861 बंबई उच्च न्यायालय और 1861 मद्रास उच्च न्यायालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बाद देखते हैं 1861 में
इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई, अर्थात भारतीय दंड संहिता की स्थापना करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से 1861 में भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई। इसके पहले लाया गया था कार्नवालिस संहिता और 1861 में लाया गया भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की स्थापना किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। इन्हीं के शासनकाल में हुआ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भेजे गए घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में आम जनता के समक्ष पढ़ा गया। इसीलिए इसे कहा जाता है इलाहाबादी घोषणा या रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल पद को परिवर्तित करके कर दिया गया भारत का वायसराय। इस प्रकार से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग तथा भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 को बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो बना भारत का पहला उच्च न्यायालय। दूसरा 1861 में बंबई उच्च न्यायालय, तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई, इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई। अब हम अगला देखने जा रहे हैं एल्गिन प्रथम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के दूसरे वायसराय एल्गिन प्रथम। अगले वायसराय है एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम के समय में 1862 में हुआ है बहावी आंदोलन, जिसका प्रमुख केंद्र था बंगाल। बहावी जो कि एक इस्लामिक धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय होता है, बहावी संप्रदाय इस्लामिक धर्म के अंतर्गत बहावी एक संप्रदाय होता है जो इस्लामिक कट्टर होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासन काल में हुआ है, जिसका प्रमुख संकेंद्रण केंद्र था बंगाल। बहावी आंदोलन इनके शासन काल में हुआ है 1862 में बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन का मुख्य मतलब क्या है वो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सऊदी अरब, कतर, यूएई में सबसे ज्यादा जनसंख्या है बहावी संप्रदाय की। बहावी संप्रदाय इस्लामिक धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय होता है जो कि बहुत ज्यादा इस्लामिक कट्टर होते हैं। बहावियों के द्वारा, बहावी संप्रदाय के द्वारा अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए सऊदी अरब, कतर, यूएई में ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में बहावी आंदोलन चलाए गए। इसी प्रकार का बहावी आंदोलन भारत में भी चला, जिसका प्रमुख केंद्र था बंगाल। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले लगान के विरोध में बहावी आंदोलन चलाया गया। हालांकि यह बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य
को समाप्त कर बहावियों के द्वारा भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना। लेकिन धीरे धीरे यह बहावी आंदोलन किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अर्थात भारत में मुख्य रूप से जो बहावी आंदोलन था यह एक किसान आंदोलन था। प्रारंभ में यह धार्मिक कट्टरता को लेकर प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में यह किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अर्थात 1862 में एल्गिन प्रथम के शासनकाल में हुआ बहावी आंदोलन, लेकिन एल्गिन प्रथम के द्वारा बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन किया गया। बहावी आंदोलन का दमन किया गया एल्गिन प्रथम के द्वारा। एल्गिन प्रथम के द्वारा 1862 में हुए बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन किया गया और एल्गिन प्रथम का पंजाब के अमृतसर में हो जाती है मृत्यु। अर्थात पंजाब में एल्गिन प्रथम की हो गई मृत्यु। एल्गिन प्रथम की मृत्यु पंजाब के अमृतसर में एल्गिन प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1863 में। ध्यान दीजिएगा, एल्गिन प्रथम 1862 में बहावी आंदोलन का इन्होंने दमन किया तथा 1863 पंजाब के अमृतसर में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम देखने जा रहे हैं लॉरेंस। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंस। लॉरेंस के द्वारा 1865 में लॉरेंस के द्वारा 1865 में भूटान का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया तथा 1865 में ही लॉरेंस के शासनकाल में कलकत्ता से लेकर लंदन तक समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ हुआ 1865 में। लॉरेंस के शासन काल में 1865 में समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ हुआ कलकत्ता से लंदन तथा भूटान का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। लेकिन लॉरेंस ने अफगान के संबंध में लॉरेंस के द्वारा अफगान के संबंध में कुशल आक्रमणता की नीति या कुशल हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। यह पकड़ना है आज के हिसाब से पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान और यह है अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है अफगानिस्तान। अफगान के संबंध में लॉरेंस के द्वारा कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई गई। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा अफगान के संबंध में कुशल आक्रमणता अर्थात हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कुशल आक्रमणता या कुशल हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई अर्थात युद्ध नहीं किया गया। लॉरेंस के द्वारा अफगान के संबंध में कुशल आक्रमणता की नीति या कुशल हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, जबकि लॉरेंस के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भूटान का विलय किया गया 1865 में। भूटान का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भूटान का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस के द्वारा कलकत्ता से लेकर लंदन के बीच, यहां पर हम देख लेते हैं ब्रिटेन, यह आपका है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में पकड़ना है, यह है लंदन। कलकत्ता से लंदन तक, कलकत्ता से लंदन तक समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया। कलकत्ता से लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया 1865 में ही। 1865 में
समुद्री मार्ग से टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया, अर्थात समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया। समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस के द्वारा अफगान के संबंध में कुशल आक्रमणीयता की नीति अपनाई गई। 1865 में भूटान का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया तथा कलकत्ता से लंदन के बीच 1865 में समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं मेयो, लॉर्ड मेयो। मेयो के द्वारा 1870 में ब्रिटिश साम्राज्य के विकास हेतु तथा स्थानीय नगरीय स्वशासन के विकास हेतु वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। लॉर्ड मेयो, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता में ब्रिटिश साम्राज्य के विकास हेतु 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, अर्थात वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया ताकि संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो सके। संपूर्ण भारतवर्ष के विकास हेतु 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। 1870 में ही लॉर्ड मेयो के द्वारा राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। राजस्थान में 1870 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई 1870 में। हालांकि मेयो कॉलेज कोई कॉलेज नहीं था, यह राजस्थान के राजघरानों के राजकुमारों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल था जिसकी स्थापना मेयो के द्वारा 1870 में की गई अजमेर में। मेयो कॉलेज 1870 मेयो कॉलेज 1877 की स्थापना की गई है लॉर्ड मेयो के द्वारा। मेयो कॉलेज एक राजघराने को बच्चों को राजघराने के राजकुमारों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल था जो वर्तमान में भी है। अजमेर में 1870 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। 1870 में इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का प्रतिपादन किया। 1872 में ध्यान दीजिएगा 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। 2 साल बाद 1872 में भारत में पहली बार जनगणना का प्रारंभ किया गया, अर्थात भारत में जनगणना के प्रारंभ का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। भारत में पहली बार जनगणना का प्रारंभ का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। हालांकि 1881 में विधिवत या नियमित जनगणना करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में नियमित जनगणना का प्रारंभ किया गया। भारत में जनगणना के प्रारंभ का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को 1872 में। 1872 में ही लॉर्ड मेयो की अंडमान में, यह अंडमान में एक अफगानी के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अंडमान में 1872 में लॉर्ड मेयो की एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। भारत के एकमात्र वायसराय
जिसकी हत्या की गई है वो है लॉर्ड मेयो। भारत के एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या की गई है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की 1872 में एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर अंडमान में हत्या कर दी गई। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई अजमेर में। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। 1872 में पहली बार जनगणना का प्रारंभ किया गया। अंडमान में 1872 में लॉर्ड मेयो की एक अफगानी के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या हुई है भारत में वो है लॉर्ड मेयो।